सबसे पहले बात करेंगे केमाड़ी में जहरीली गैस से अमवात की तहकीकात में नया मोड़। पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स में खतरनाक केमिकल्स का इंकशाफ। टर्मिनल्स पर दरामदशुदा मजरे सेहत खाम माल को उतारा जा रहा था। खाम माल और सोयाबीन से मुतासरा इलाके में एयर क्वालिटी 2.5 से बढ़कर 10 तक खराब हो गई। पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। केमाड़ी में जहरीली गैस से अमवात की तहकीकात में नया मोड़ सामने आया है। पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स में खतरनाक केमिकल्स का इंकशाफ किया गया है। सोयाबीन से मुतासर इलाके में एयर क्वालिटी 2.5 से बढ़कर 10 तक खराब हो गई। तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। अली अहमद, गोट में जहरीली गैस से मुबैना हलाकतों का ये मामला है। सीपा की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। सीपा की ये रिपोर्ट थी जिसकी रोशनी में सिंध पुलिस ने ये रिपोर्ट मुरतब की और सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई है, जिसमें जो केपीटी टर्मिनल्स है 15 नंबर और 16 नंबर, वहाँ पर ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स की मौजूदगी को पाया गया है। और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि खाम माल अनलोड किया जा रहा था 17 फरवरी को, जब विज़िट किया है सीपा और जो पुलिस की तहकीकाती टीम ने, और वहाँ पर जो ख़तरनाक केमिकल्स थे उसकी मौजूदगी पाई गई है। और वो जो ख़तरनाक किस्म के जो केमिकल्स थे उनकी जो हवा के अंदर उनके ज़रात पाए गए हैं, जिसकी वजह से सीपा और पुलिस ये समझती है कि जो ना सिर्फ केपीटी बल्कि जो अतराफ़ की आबादियाँ हैं उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक किस्म के असरात मुरतब हुए हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चूँकि सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो लोग मरने वाले हैं उनके पोस्टमार्टम कराए जाएं और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किए जाएं, जिस पर अब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि चूँकि जो मरने वाले अफराद हैं उनके पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक जो लवाहिकीन हैं वो जो मरने वाले अफराद हैं उनके सिलसिले के अंदर कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने तलब की थी। अब सीपा जो रिपोर्ट है वो सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। केमाड़ी में जहरीली गैस से मुतासर इलाके के मकीन बरहम हो गए। कहते हैं जब अमवात हुई तो यहाँ पर चलने वाले कारखाने बंद हो गए थे, उन्हें सील कर दिया गया था। कुछ दिन बाद फैक्ट्रीज को दोबारा खोल दिया गया है, काम भी चल रहा है। हमारी जिंदगियों को खतरा है, बच्चे बड़े सब बीमार हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली मुतासरा इलाके में मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। इम्तियाज़, अपडेट कीजिएगा, मुतासरा इलाके की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, केमाड़ी के इलाके मोचको में जहरीली गैस की जो अमवात का केस है उसमें आज सीपा ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि केपीटी पर जो है जहरीले केमिकल जो है हवा में वो मौजूद है। मैं इस वक्त उसी मुकाम पर मौजूद हूँ मोचको में, जहाँ पर मुबीना तौर जहरीली गैस से 18 अमवात हुई थी। एक मुतासरा फैमिली, जिस फैमिली के 3 से ज़ायद अफराद जो हैं इसमें फौत हुए थे, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, अभी भी ये इतलात हैं, ये रिपोर्ट पेश की गई है कि केपीटी और अतराफ में जहरीली गैस जो है वो हवा में मौजूद है। आपके फैमिली के लोग भी फौत हुए, क्या कहेंगे? आपकी जिंदगी खतरे में? बच्चे तो हम लोग जो है ना तकरीबन एक ही बिरादर के, ऐसे समझ एक घर के एक खानदान के 18 अमवात हो चुके हैं। और अभी मजीद हम लोग को जो है ना अपने जान का भी खतरा है। वो तो जाने वाली चीज़ चली गई, लेकिन जो अपने गोदाम सील किए गए थे वो भी अभी चल रहे हैं। हम लोग अभी डीसी साहब तो जो है ना इतना आदमखोर बन चुका है, 20 जाने ले चुका है। और भी जो है ना वो बोलता है भले 20 और हो तो हमारा बिजनेस और बढ़े। आगे हम क्या बोले? वो जो जिन गोदामों के ऊपर एफआईआर हम लोगों ने कटवाया है वो गोदाम जो है ना अभी भी चल रहे हैं, कोई गोदाम बंद नहीं हुए। रिपोर्टें आने के बाद भी कोई एक्शन नहीं उठाया, वो गोदाम आज भी चल रहे हैं। अच्छा, अभी भी एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि केपीटी के अतराफ में और इन इलाकों में जहरीले गैस जो है वो जहरीले केमिकल्स हवा में मौजूद है। तो अभी आप लोगों फैमिली में से कोई बीमार है? हाँ ना, ये बच्चा अभी भी जो है ना इसको खांसी है, तकरीबन 2 महीने से हम इसका इलाज करवा रहे, खांसी का मसला नहीं हल हो रहा। तो अभी जो है ना मजीद डीसी साहब और जो है ना 20 लाशों का इंतजार कर रहे हैं, बोलते 20 और मरेंगे तो और मेरा बिजनेस बढ़ेगा। और हम क्या बोल सकते हैं? अजी बिल्कुल, देखें ये यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि एक तो केपीटी पे जो सोयाबीन वजह से केमिकल हवा में पैदा हो रहे हैं, साथ साथ यहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं जिनकी वजह से रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं कि वहाँ पर जो केमिकल जलाया जाता है उसकी वजह से जो है जहरीले केमिकल्स हवा में शामिल होते हैं। एक और शहरी यहाँ के जो रिहायशी वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, आज एक और रिपोर्ट जो है वो सीपा ने पेश की अदालत में, उसमें इंकशाफ हुआ है कि केपीटी और अतराफ में हवा में केमिकल मौजूद है, जहरीला केमिकल। क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, तो देखो इस वक्त जो पोजीशन है यहाँ की, पहले तो बहुत और खस्ता हालत थी। इस वक्त भी जो बच्चों का ये जो मामला है सीने का या सांस का, इस वक्त भी मसला चल रहा है।
डॉक्टर्स आते हैं मेरे ख्याल में 2 या 3 घंटों के लिए। जो ये हमारी डिस्पेंसरी यहाँ पे कायम है, डीएचओ साहब ने लगाई हुई है, इसमें तकरीबन 2-3 घंटे में 15-20 मरीज रोज़ चेक होते हैं, ठीक है। और इस वक्त जो हालत है ना, बहुत ही मतलब खस्ता हालत है अभी भी बच्चों में। हमें अपनी ज़िंदगी का भी ना वो फिक्र हो रहा है कि ये कैसे हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे मसाइल, मैं खुद सीने का मतलब कि मेरे साथ भी मसला हो रहा है, इस तरह बहुत बड़ी हालत हो रही है। और ये रिपोर्ट आने के बाद मैंने अपने आयो से बात की, जो हमारे केस को देख रहा है। मैंने आयो से भी बात की, मैंने कहा सर मुझे ये बताएं कि ये जो रिपोर्ट आ गई है हमारी, इस मामले में अभी आप क्या कर रहे हैं, हमें कुछ बताएं। उसने मुझे यही कहा कि भाई मैं अभी तो फ़िलहाल चेक कर रहा हूँ, पिछली जो बकाया जो कब्र कुशाई हुई थी, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्टें आएंगी उसके बाद कोई अमल होगा। उससे पहले उसने मुझे ये नहीं बोला कि भाई हम अभी कोई कार्रवाई करेंगे या कुछ ऐसे मामलात करेंगे, नहीं, सिर्फ कागज़ों में जो लिखत में आ रहा है कागज़ों में कार्रवाई है, लाए अमल में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। फैक्ट्रियाँ वैसे चल रही हैं, सारे मामलात वैसे के वैसे ही हैं उसी तरह। आज बिल्कुल देखें, ये यहाँ के मकामी हैं जिनकी फैमिलीज़ में से अमात भी हुई थी और ये यहाँ रहते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अभी भी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो चल रही हैं। गुज़श्ता रोज़ डीआईजी इरफान बलोच ने भी इस बात का इंकशाफ किया था कि जो अमवात हुई हैं उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो यहाँ पर जो चलने वाले कारखाने हैं जिसमें केमिकल जलाया जाता है। एक और यहाँ के रिहायशी मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, हवा में केमिकल मौजूद है केपीटी में और अतराफ में और इस इलाके में अमवात भी हुई हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि कारखाने चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये आप सही बात कर रहे हो। अफराद जो मतलब हवा में चल रहे हैं वो भी हमें महसूस हो रहे हैं, क्योंकि घरों में अभी भी वही कैफियत है, पहले ज़्यादा थी। अभी जो फैक्ट्रियाँ कुछ जिनसे ये प्लास्टिक वगैरह की बंदे, बाकी पाउडर वगैरह की, मतलब 2 बंदे या 3 बंदे, बाकी सारी जितनी भी ये फैक्ट्रियाँ खुली हुई है उनकी वजह से भी अभी आप डॉक्टर बैठा नहीं है, 2 घंटे टोटल डॉक्टर आता है, 20 मरीज उसके पास पहुँच जाते हैं। बाकी जितनी भी फैक्ट्रियाँ सील की गई थी वो सारी खोली गई हैं, पैसा लेके डीसी साहब ने खोल दिए। जिसके ऊपर एफआईआर है उसका भी कारोबार चल रहा है, उसका भी गोदाम खुला हुआ है। और 15 तारीख को इधर हमारे तैयारी हो रही थी कब्र कुशाई की, 15-16 को इसने डीसी साहब ने एक और अबड़ो गोदाम खोल दिया। सील भी खुद करते, फिर खोलने भी खुद आ जाते हैं। हम लोगों ने सुना है 20 लाख रुपए लेके अबड़ो साहब ने ये खोला है, डीसी साहब ने, जो 20 जाने खा चुका है, ले चुका है और दूसरी का इंतजार कर रही है। गोदाम तो इसलिए खोले गए, यही बताया जाएगा ना, और जो 20-10 हो जाएं तो मेरे को 20-10 करोड़ मिल जाए इसको। ये यहाँ के मकामी हैं, उनका कहना है कि ये यहाँ पर जो गोदाम सील किए गए थे उनको दोबारा खोल दिया गया है। डीआईजी साहब ने इस बात का इंकशाफ किया था कि यहाँ पर जो कारखाने हैं उनकी अंदर जो केमिकल जलाया जाता था, जो प्लास्टिक जलाई जाती थी, उसकी वजह से जहरीले केमिकल जो हवा में शामिल होते थे, जिसकी वजह से अमवात हुई। आज सीपा ने एक रिपोर्ट अदालत में पेश की है और उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि केपीटी और अतराफ में जहरीले जो केमिकल्स हैं वो हवा में शामिल है और ख़तरनाक हद तक उनकी जो सतह है वो अब तक जो है इस हवाले से यहाँ के मकामियों का कहना है कि जो कारखाने बंद हुए थे उनको भी दोबारा खोला जा रहा है। जी, कराची में मसाइल ताहाल बरकरार हैं। मंजूर कॉलोनी में ईदगाह की सड़क की हालत तब्दील ना हो सकी। खराब चारा पर उबलते गटरों से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। अक्सर शाहिद मजीद अपडेट करेंगी। जी बिल्कुल, जब बात की जाती है कराची के मसाइल की, तो रोज़ दिन ब दिन गुजरते रोज़ के साथ जो है वो कराची के मसाइल अपनी जगह जू के तू हैं। मेरे कैमरामैन अमीन इस वक्त आपको दिखा सके कि सड़क की वही हालत है कि गंदा पानी है, गड्ढे पड़े हुए हैं, शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ यहाँ के रिहायशी और कारोबारी भी मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा कि ये पानी कितने अरसे से खड़ा हुआ है और इंतज़ामिया की जानिब से कोई आया या नहीं? ये देखें, जब से बारिशें हुई हैं, जब से ये पानी खड़ा हुआ है और ये नाले भी भरे हुए हैं और यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है, बिल्कुल भी परेशानी हो रही है लोगों को। उस दिन यहाँ पे गटर के अंदर बिल्कुल खुला हुआ है, ढक्कन भी नहीं है और क्या नाम है, गाड़ियाँ भी गिर रही हैं। उस दिन बच्चा भी गिर गया, उसको भी निकाला है। यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है, कोई परवाह नहीं है और खड्डे इतने हो गए यहाँ पे, हर जाने वाले बंदे को परेशानी है। आप मुझे बताएं कि आपने कहा कि आपका होटल का नुकसान हो रहा है। जी, हमारा होटल का नुकसान तो हो रहा है। पानी की वजह से हमारा होटल का नुकसान बहुत हुआ है। पहले हमारा जितना कमाई वगैरह था, यहाँ पर हम टेबले वगैरह लगाते थे, अभी न टेबले लगा सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। ये पानी की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है।
बिल्कुल, तो आपने सुना कि मंजूर कॉलोनी ईदगाह चौक का कुछ ये हाल है कि यहाँ के जो है वो कारोबारी हों, रिहायशी हों, बाइक पे जाते हुए मुसाफिर हों, हर कोई यहाँ से परेशान है। कारोबारी लोगों का ये कहना है कि उनका जो होटल है यहाँ पे वो शदीद नुकसान में है, क्योंकि गंदा पानी रोड पे इस पार भी है उस पार भी है। होटल की अगर जगह लगाएं बैठाने के लिए तो वो कहाँ लगाएं। साथ ही जो है वो यहाँ पे नुकसान भी हो रहा है। अगर कोई बाइक पे सवार या कोई गाड़ी यहाँ पर गिर जाए तो गाड़ी का भी नुकसान होता है और जान का भी नुकसान होता है। जी, कोरंगी क्रॉसिंग बस स्टॉप पर सड़क खस्ता हाल हो गई। शाहराह पर कचरे के ढेर भी लग गए। सूरत हाल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगी नमरा रियासत। कोरंगी क्रॉसिंग के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे सड़क खस्ता हाल होने के साथ साथ कचरे के ढेर भी है। मेरे कप में जो है वो एक प्राइवेट कॉलेज है और सामने अमन टावर है, मार्केट है और यहाँ पर रेड बस और अब जो है पिंक बस का भी आगाज़ कर दिया गया, उसका भी रूट यहाँ से गुजरता है। उसके साथ साथ दीगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिक्शा स्टैंड है वो भी यहाँ पर कायम है, जहाँ ये एक मेन बस स्टॉप है जहाँ खवातीन, मर्द हजरात, बच्चे सब यहाँ पर आकर खड़े होते हैं, लेकिन कचरा कुंडी और बदबू के बायस उनको सख्त मुश्किलात का सामना है। हम मेरे साथ यहाँ पे रिक्शा स्टैंड के जो रिक्शा चलाने वाले हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं। बताइएगा मुझे कब से ये हाल है? ये तो कई सालों से ये हाल है भाजी। यहीं पे जो ना कचरा फेंकते हैं पूरी मार्केट वाले। हम लोग यहाँ सवारी जो ना बैठती नहीं है, बदबू होती है बहुत सारी, ज़्यादा बहुत परेशान है। केएमसी वाले उठा के जाते हैं लेकिन रात में फिर ये कचरे वाले फेंक देते हैं। ये पूरी मार्केट वाले, बर्गर वाले, ये सारे, इनको हमने बोला भी है कितनी दफ़ा कि आप यहाँ नहीं कचरा फेंको। डस्टबिन रखे थे, डस्टबिन में डाला करो, डस्टबिन में भी नहीं रखते हैं। तो ये हमारे स्टाफ की ये बड़ी बुरी हालत की हुई है इन्होंने। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, किन मुश्किलात का सामना है? एक एहसास लोगों का जो है ना वो एहसास ख़त्म हो गया है। इंसानियत का बिल्कुल जो कोई ख्याल नहीं है। ये उनको सोच नहीं है कि भाई यहाँ पैसेंजर बैठते भी हैं, अगर कॉलेज की और उसकी यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ भी जाती हैं, किसी को कोई ख्याल नहीं है। यकीनी तौर पर कचरे के ढेर और सड़क की खस्ताहाली के बायस जो है वो दीगर शहरियों की तरह जो रिक्शा चलाने वाले वो भी परेशान हैं। चूँकि यहाँ पर रिक्शा स्टैंड है, बसेस चलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये मेन स्टॉप है जहाँ पर सवारियाँ आकर खड़ी होती हैं, लेकिन ये इस हाल के बायस वो यहाँ पर बैठना पसंद नहीं करती। उसके साथ साथ जो खवातीन हैं और तलबा पर खड़े होते हैं और उनको भी सख्त मुश्किलात का सामना है। जी, एमडी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। रमजान से कबल सीवरेज सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए काम ताहाल शुरू ना हो सके। कोरंगी में नकारा सीवरेज सिस्टम के बायस कई इलाके गंदे पानी का तालाब बन गए हैं। सड़कें तबाही के दहाने पर पहुंच गई हैं। तफसीलात बताएंगे इकरा अवान। बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी 1.5 नंबर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम इतना नाकारा है कि शहरियों को यहाँ पर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले वाटर बोर्ड के एमडी की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया था और उनकी जानिब से अहकामात वाटर बोर्ड को और सीवरेज बोर्ड के चीफ इंजीनियर को अहकामात जारी किए गए थे कि माह रमज़ान मुबारक आने से पहले कराची के तमाम इलाकों में वाटर और सीवरेज के नकारा सिस्टम को बेहतर किया जाए, मगर सीवरेज बोर्ड के चीफ इंजीनियर की जानिब से एमडी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ कोरंगी 1.5 नंबर का भी जो इलाका है सीवरेज से बुरी तरह मुतासिर है। शहरियों को यहाँ पर कितनी मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करूँगी और जानूँगी। आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर ये सीवरेज का सिस्टम कितने टाइम से ख़राब है? तकरीबन 7-8 साल से ख़राब है और ये ऐसे ही रहता है। क्या कहते हैं, कोई यहाँ पानी भरा रहता है 24 घंटे। बच्चे यहाँ पे सामने स्कूल है, छोटे बच्चे आते हैं, क्या कहते हैं, पानी में गिर जाते हैं। क्या हमेशा तकरीबन ये 6-7 साल से मुसलसल ही पानी भरा रहता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने बताया 7-8 साल से ये सिस्टम ख़राब है। आप लोगों की जानिब से कोई एप्लीकेशन दर्ज करवाई गई या इसकी कोई सफाई सुथराई का काम हुआ? क्या कहते हैं, ये होता है, एक दिन होता है सही सफाई नहीं होती, एक दिन होता है साफ होता है, वापसी दूसरे दिन भर जाता है, 2 घंटे भी नहीं चलता। ये तकरीबन 7-8 साल से चल रहा है, ऐसे ही है। यहाँ पे सामने मस्जिद है, ये मस्जिद है, नमाजी जाते हैं, उनको परेशानी होती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि माह रमज़ानुल मुबारक आने से पहले इस अजियत से इन्हें निजात दिलाई जाए ताकि वो रहमतों और बरकतों वाला जो महीना है सुकून से गुजार सके। जी, डिजिटल मरदमशुमारी पर एमकेएम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। रुकन सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने सेंसस कमिश्नर को मरदमशुमारी के लिए सिक्योरिटी के हवाले से ख़त लिख दिया। ख़त में औरंगी टाउन, मोमिन आबाद, मंगूपीर टाउन के शुमार कुरिंदगान को सिक्योरिटी फ्राहम करने पर जोर दिया गया है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, डिजिटल मरदमशुमारी पर एमकेएम तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। इस सिलसिले में रुकन सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने सेंसस कमिश्नर को एक खत लिखा है। खत में औरंगी टाउन, मोमिनाबाद, मंगोपीर टाउन के शुमार कुरिंदगान को
सिक्योरिटी फराहम करने पर जोर दिया गया है। खत में ये कहा गया है कि शुमार कुननगान और सर्कल सुपरवाइजर अपने अपने कैंपस में मौजूद हैं। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर काम नहीं शुरू हो सका है। खत में ये भी कहा गया है कि औरंगी टाउन में शुमार कुननगान का स्टाफ भी नामुकम्मल है। अली खुर्शीदी का कहना है कि मरदमशुमारी दुरुस्त होगी तो शहर के वसाइल में इजाफा होगा। हम चाहते हैं कि मरदमशुमारी शफाफियत के साथ हो। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी ने धरने का इंदिया दे दिया है। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। हाफिज नईमुर रहमान की इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद, धांधली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात इस्लामी कराची बोले कि सफूरा टाउन यूसीस 6 पर सिर्फ हमारे 350 वोट मुस्तरद हुए, बाकी किसी जमात का एक वोट भी मुस्तरद नहीं हुआ। ये खुली धांधली है। अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो 10 मार्च से गैर मुइना मुद्दत तक धरना होगा। बिल्डिंगें हैं, पोलिंग बिल्डिंग, जिसमें 19 पोलिंग स्टेशन है। एक बिल्डिंग है जिसका नाम है फेल्कन हाउस स्कूल, यहाँ 5 पोलिंग स्टेशन थे। यहाँ उन्होंने सिर्फ जमात इस्लामी के 350 वोट रिजेक्ट कर दिए, सिर्फ जमात इस्लामी, किसी और पार्टी का कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ। वरना 10 तारीख को इंशाल्लाह हम धरना देंगे और धरना फिर हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए देंगे। जब तक हक नहीं मिलेगा नहीं उठेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने मर्दमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। कहा कि जो जहां है उसकी गिनती वहीं की जाए, इसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो जहां है उसकी बुनियाद पर गिनती होगी। शिनाख्ती कार्ड के हवाले से ये फैसला तो हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा कि शिनाख्ती कार्ड चेक किया जाएगा, सरबराह का भी, और सबके बेफॉर्म चेक होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि हम अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, अपना हक हर सूरत छीन कर रहेंगे। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। शहर कायद में 16 मार्च को होने वाले कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमती इत्तेहाद मैदान में नहीं तो क्या हुआ, तहरीक इंसाफ तो है ना। NA 242 पर ताले के निशान से इंतखाब लड़ने वाले आज़ाद उम्मीदवार हाकिम अली जस्कानी बोले, मेरा हल्का इंतखाब शहरी इलाके के साथ गाँव गोठों पर भी मुश्तमिल है। इलाके में बिजली, पानी, गैस और लीज के मसाइल हैं। यहाँ पे पहले तो हमारा लीज का मसला है, सेवरेज का मसला है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है। मैं एक दूसरी बात बताऊं तो 99 जो है ना हमारा, वो तो बिल्कुल आप जाओगे वो गोठ है, उसमें कहीं कहीं बिजली भी नहीं है। जैसे आप देखो, एक हमारा रिंद गोठ है, जमाली गोठ है, जो कि सजाद होटल के पीछे, उसमें ना सेवरेज है, ना पानी की लाइन है, ना वहाँ पे बिजली है। बंदे रात को जो है ना जनरेटर चला रहे हैं। हाकिम जस्कानी का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने जीत कर 4 साल कुछ न किया। PTI के साबिक मेंबर असम्बली सैफ महसूद को कोई जानता तक नहीं। इस हलके की सूबाई सीट से अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख जीते थे, लेकिन कुछ भी ना किया। हलीम आदिल आपको पता है शोर मचाता है, डांस करता है, गलियों में रुक रुक के बात करता है। उसको बोलो आप इलाके में गए हो कभी? वो इलाका जो है इसका 99 है, जो हमारे NA 242 में आ रहा है अभी। तो आज तक न गोठ में गया है, न उसने सेवरेज बनाई, न रोड बनाया, न किसी को बिजली दी है, किसी गोठ में भी नहीं गया। जब इस बंदा जब गया ही नहीं है तो उसका हक तो नहीं बनता है ना दोबारा इलेक्शन लड़ना। आज़ाद उम्मीदवार हाकिम अली जस्कानी के मुताबिक 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा करने वालों ने कुछ न दिया। हल्के में गुर्बत आम है। फ्लोर मिल्स की जानिब से आटे की फ्राहमी की बंदिश के बाद आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। सूरत हाल से दुकानदार परेशान हो गए हैं। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से जो है आज से शहर कराची में जो है आटे की बंदिश का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद से जो है वो दुकानों में जो है वो आटे की सप्लाई जो है वो रुक चुकी है। फ्लोर मिल्स वाले कहते हैं कि जो सरकार है उन्हें कम नर्ख पर बेचने पर जो है वो मजबूर कर रही है, जबकि वो इस पर नहीं कर सकते। इस वक्त मैं एक रिटेलर्स के साथ मौजूद हूँ, उनसे पूछते हैं, मुझे बताइएगा क्या आटा दस्तियाब है यहाँ पर? जी आटा तो दस्तियाब है, मगर जो है मतलब पीछे से माल नहीं आ रहा, माल भी नहीं आ रहा और रेट भी जो है ना बहुत बढ़ चुके हैं, मतलब इंक्रीजमेंट हुई है। तो इसी वजह से अब मतलब जितना हम मांग रहे हैं उतना हमें नहीं मिल रहा। तो मुझे बताएं कि अब जो फ़ी किलो गंदम चल रही है, सरकार कह रही है आप 85 पर बेचें, आप लोगों के क्या निर्ख हैं? 85 रुपये में तो गंदम आ ही नहीं रही है। गंदम का अभी इस वक्त जो रेट है मतलब मार्केट के अंदर चल रहा है 120 रुपये फ़ी किलो। तो मतलब आटा भी उसी हिसाब से मतलब बिकेगा।
तो मुझे बताएं 10 किलो आटे की बोरी की कीमत है वो इस वक्त क्या चल रही है? अभी तो 1400 रुपये का 10 किलो चल रहा है आटा। अच्छा, तो आपको लगता है कि क्योंकि रमज़ान भी आने वाले हैं तो ये आटे का बहरान पैदा हो सकता है? आटे का बहरान तो पैदा हो चुका है ना, ऐसे कैसे मतलब बहरान पैदा होगा? नहीं मिल रही कोई भी चीज़, रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बहरान तो चल रहा है ना। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि ये सरकारी नर्ख पर नहीं बेच सकते, इनकी मजबूरी है, सरकार इनसे रेट लिस्ट का नहीं पूछती। और जो 10 किलो आटे की थैली है वो 1400 रुपये की हो चुकी है, और वो जो 1 किलो गंदम है और वो 120 रुपये फ़ी किलो पर जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। उनका ये भी कहना था कि आटे का बहरान जो है वो अब पैदा हो चुका है, और चूँकि रमज़ान आने वाला है तो इसमें आवाम। सदर तारिक रोड पर ट्रेड अलायंस अलियास मेमन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बना दिया। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा मजीद उनका क्या कहना था? जी बिल्कुल, देखें वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट पेश किया तो सबसे ज़्यादा तनकीद आम आवाम के साथ साथ ताजिर बरादरी भी कर रही है। इसी सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के सदर हैं इलियास मेमन। सर, क्या कहेंगे, ताजिर तो वैसे ही परेशानी और मुश्किलात का शिकार ही थे, मिनी बजट से कितना असर पड़ेगा कारोबार? मिनी बजट गवर्नमेंट ने बम फाड़ दिया सब गरीब आदमी के ऊपर, इतनी मुसीबत कर दी है कि पूछो मत। बिजली के दाम टेरेस बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए, आटा, चीनी, मिनी, हर चीज़ महंगी, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। आप यकीन माने, जो हमारा बिल अभी मॉल का बिल 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा बिल लग के आया है, ये क्या मतलब 44 रुपये 42 रुपये पर यूनिट बिजली का बिल। ये इन्होंने कहा था कुछ भी, अभी तो और महंगाई होगी। कुकिंग ऑयल के ऊपर 600 रुपये उसको किलो पर दाम पीछे पैसे बढ़ा दिए। आप अंदाज़ा कर लो इस आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ परेशान हो जाएगा। कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। गरीब आदमी तो मर गया, ये तो बिल्कुल 50,000 टन का वाइट कॉलर हो तो बिल्कुल मेरे तो परेशान पीस गया। आप यकीन में रमज़ान में हम राशन बांटते हैं, जो राशन का थैला 3,000 4,000 वो सारे 5-6 हज़ार रुपये का थैला बंदा। अब साहब कितना फ़र्क आ, 2-2-2.5 रुपये राशन में फ़र्क आ गया। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में सदर तारिक रोड ट्रेडर अलायंस इलियास मेमन का ये कहना था कि मुल्क की माशी सूरत हाल इंतहाई नाजुक मराइल से गुजर रही है, लेकिन ताजिर आवाम को जो है वो मिलकर इस पूरे जो सिस्टम है उसके खिलाफ एहतिजाज करना पड़ेगा। जी। चेयरमैन कराची एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस इमरान फारूकी ने महंगी एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में गैस की किल्लत से शहरी पहले ही परेशान थे, महंगी एलपीजी बेचने वालों ने मजीद तंग कर दिया। कराची एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस ने महंगी गैस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कराची एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस के चेयरमैन इमरान फारूकी का कहना है कि गैस मार्केटिंग कंपनीज महंगी एलपीजी देंगी तो हम सस्ता कैसे बेचेंगे। पीएसओ और एसएचजीसी की कीमत ओगरा की प्राइस से ज्यादा है, कंपनी के खिलाफ एक्शन होगा तो कीमतें नीचे आएंगी। ओगरा अनाउंस ज़रूर करता है लेकिन उसका प्राइस पे कंट्रोल नहीं है, और हमारे यहाँ जो इंपोर्टर हैं, गैस मार्केटिंग कंपनी है, चाहे गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट हैं, तो उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की हुई है। जब भी प्रोडक्ट को बढ़ाना होता है पहले प्रोडक्ट को शॉर्ट कर देते हैं, फिर प्राइस बढ़ा देते हैं। इस वक्त 320 रुपये पर केजी जो है ना मार्केट में रिटेल सेल हो रही है, और ओगरा की प्राइस जो है ना वो 260-266 की है ना। तो ओगरा को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन लें कि आप गवर्नमेंट की प्राइस से आप ज़्यादा क्यों बेच रहे हैं ना। महंगी एलपीजी फरोख्त करने के सवाल पर इमरान फारूकी बोले कि जो डिस्ट्रीब्यूटर या दुकानदार महंगे दामों फरोख्त करते हैं, हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन ले। हुकूमत 300 से ज्यादा कीमत पर एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। गैस मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसमें एसएचजीसी है, उसमें पीएसओ है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। लीडिंग कंपनीज जिनके मैंने आपको नाम बताया, पीएसओ, एसएचजीसी, फॉन गैस, टोटल पर, इनकी प्राइस जो है मार्केट से बहुत ज़्यादा हाई है, ओगरा की प्राइस से भी ज़्यादा हाई है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनके खिलाफ एक्शन लें। इनके खिलाफ एक्शन होगा तो प्राइस खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 320 से 350 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन एहसान अमीन के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। यहाँ आपको बताएं कि कराची के चिड़ियाघर का गोल्डन टैबी टाइगर चल बसा है। शेर 20 रोज से शदीद बीमार था। गोल्डन टैबी टाइगर को अमले ने 3 रोज से तनहा रखा हुआ था। गोल्डन टैबी टाइगर की औसतन उम्र 20 से 25 साल बताई जा रही है। मजीद बात करेंगे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये गोल्डन टाइगर का जोड़ा था जो कि 2012 में अफ्रीका से इंपोर्ट किया गया था, और इसको सफारी पार्क में रखा गया था, जहां पर बताया जाता है कि तकरीबन 1.5 साल के बाद जो है इसकी माता जो है वो चल चुकी थी, जिसके बाद ये नर जो टाइगर था वो तना रह गया था, जिसको कराची के चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया था। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि 20 दिन से जो है ये शदीद बीमार था, और 3 रोज से जो हमारे जराए हैं वो कंफ्यूज रहे, लेकिन 3 रोज से इसको बिल्कुल तनाई में रख दिया था चिड़ियाघर की इंतजामिया ने।
और उसके बाद आज सुबह जो है ये इंतकाल कर गया है। इस सिलसिले में इसको किसी किस्म की कोई रहनुमाई जो है मीडिया के नुमाइंदों को कराची जू की जानिब से काम नहीं की गई है। तमाम अफसरान के मोबाइल फोन नंबर जो है वो बंद है, किसी किस्म का कोई इनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गेट नंबर 4 कराची जू के, जहाँ मीडिया को दाखिले की इजाजत नहीं है और हम गेट के बाहर बदस्तूर इंतजार कर रहे हैं अंदर दाखिल होने के लिए। इसके साथ साथ ये आपको बताऊँ कि कराची बल्दिया उस्मा कराची के जो तर्जुमान है अली हसन साजिद, उनकी जानिब से पहले जो है कंफर्मेशन के लिए जब रब्ता किया गया तो उनकी जानिब से पहले कहा गया कि सफेद टाइगर जो है वो जिंदा है और इसके मरने की खबर नहीं कराती है। टेक्निकल अंदाज में बात को घुमाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में उनकी जानिब से इस बात को तस्लीम किया गया कि गोल्डन टैबी टाइगर की औसतन उम्र 20 से 25 साल होती है। रिजवान अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए शहरी ताज़े मशरूबात के साथ ठंडे ठार फालूदे से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तफसीलात बताएंगी राबेल अशरफ। शहर कायद में शदीद गर्मी और ऐसे में लोग जो है रुख करते हैं ठंडे ठंडे मशरूबात की जानिब, जहां लोग एक तरफ फ्रेश जूस को तरजीह देते हैं, वहीं दूसरी तरफ फालूदा और आइसक्रीम मिल जाए इस गर्मी में तो क्या ही बात है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि हमने आपके पास देखा काफ़ी वैरायटीज़ में, आपके पास फ्रेश जूसेस भी थे, फालूदा भी थे, क्या कहना चाहेंगे गर्मी के मौसम में ज़्यादा मतलब बिक्री हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और लोग बहुत तरजीह देते हैं फालूदा वगैरह? फालूदा, आइसक्रीम, जूस, शेक सब मसाला सही चल रहा है गर्मियों में, ये चीज़ें सही चल रही है। और मुझे ये बताइएगा कि कौन सा जो फल है मतलब जो इस गर्मी में अगर हम खाएं तो काफ़ी क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफा हो जाता है और काफ़ी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और सेब का जूस भी अच्छा है, ऑरेंज का जूस भी अच्छा है, मौसम्बी के भी, गाजर के भी, चुकंदर के भी, सब है मसाला अब लोग के पास VIP चीज़ें मिल जाएगा इधर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ दुकानदार तो मौजूद है, साथ ही साथ कुछ यहाँ पे मर्द हज़रात भी मौजूद हैं जो कि आइसक्रीम और फालूदा पे अपने हाथ साफ़ कर रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि गर्मी का मौसम है तो कैसे समझते हैं कि मतलब बाहर अगर आप लोगों को इतनी फालूदा और आइसक्रीम मिल जाए तो फिर? हमें बाहर मिलेगी अच्छी तो हम खाएँगे, जो चीज़ एक नंबर सही गर्मी के लिए तो टेस्टी है हर चीज़। फालूदा जो जूस हो गया, ये आइसक्रीम हो गई, हमारे लिए चीज़ें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद थे और आइसक्रीम और फालूदा खाने वाले ख़रीदार भी मौजूद थे। उनका यही कहना है कि गर्मी के लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पर जो फ्रेश जूसेस को तो तरजीह देते ही हैं, साथ ही साथ फालूदा और आइसक्रीम के ऊपर भी लोग हाथ साफ़ करते हैं। उनका यही कहना है कि फ्रेश जूसेस अगर मिल जाए तो गाजर के जैसे जूस है तो काफ़ी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है और इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी इजाफा हो जाता है। जी।